नमस्ते बच्चों, हमेशा खुश रहो। मैं JVN डॉक्टर निरुपमा हर्षवर्धन, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथडोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर से। बच्चों, मैं आपको आदिकालीन साहित्य की परिस्थितियों के बारे में बता रही हूँ। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको आदिकालीन साहित्य की सामाजिक परिस्थिति, धार्मिक परिस्थिति और राजनीतिक परिस्थिति, साहित्यिक परिस्थितियों के बारे में बताया था। आज मैं आपको आदिकालीन साहित्य की सांस्कृतिक परिस्थिति के बारे में बताऊंगी कि आदिकाल के समय में उस समय की सांस्कृतिक परिस्थिति क्या थी। आप जानते हो जैसा बच्चों कि जो सम्राट था हर्षवर्धन, उसके समय में जो भारत में सांस्कृतिक दृष्टिकोण अपने शिखर पर हिंदू धर्म और संस्कृति राष्ट्रव्यापी एकता के आधार पर था कि जो सम्राट हर्षवर्धन था उसने उसकी जो सांस्कृतिक दृष्टि थी वो पूरी की पूरी हिंदू धर्म और संस्कृति और के आधार पर थी और उसके अंदर एक राष्ट्रीय एकता की भावना उस समय में थी। परंतु बाद में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने धीरे धीरे मुस्लिम संस्कृति से भी अपने आप को मुस्लिम संस्कृति को भी वहाँ पर उसकी पैर जमाने शुरू कर दिए और वहाँ पर उसका रोपण शुरू कर दिया। तो इस काल में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने अपने संकीर्ण दृष्टिकोण और धर्मांधता की भावना से प्रेरित होकर भारतीय संस्कृति के जो मूल केंद्र जो थे, मंदिर थे, मठ थे, विद्यालयों को नष्ट करने का पूरा प्रयास किया। उसने जो राजा सम्राट हर्षवर्धन के समय में जो सांस्कृतिक हमारी दृष्टि थी, उसको हमारी जो संस्कृति थी, हिंदू धर्म था, उस सब को उन्होंने धीरे धीरे जब मुस्लिम आक्रमणकारी आए तो उन्होंने अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को हमारे भारत देश में उसको एक तरह से उसको अंदर धंसाना शुरू कर दिया। और इसी कारण से धीरे धीरे जो थे उन्होंने अपनी जो धर्मांधता थी उनकी, और उनकी अपनी खुद की जो संस्कृति थी, अपना धर्म था, उसका जोर दिखाते हुए और हिंदुओं की भारतीय संस्कृति के जो केंद्र थे, मंदिर थे, विद्यालय थे, मठ थे, उन सबको धीरे धीरे नष्ट करना का प्रयास शुरू किया। हिंदुओं के जो हमारे हिंदू थे उनकी स्थापत्य कला जो थी वो धार्मिक भावना से उत्पन्न थी, क्योंकि जो स्थापत्य था वो पूरी तरह से धार्मिकता थी उसके अंदर और वो बहुत ही उच्च कोटि की थी। तो प्रसिद्ध जो इतिहासकार हैं अल-बरूनी, उनका मानना है कि हिंदू कला के अत्यंत उच्च सोपान पर पहुंच चुके थे। हिंदू जो थे वो कला के अत्यंत उच्च सोपान पर पहुंच चुके थे। मुसलमान जब उनके मंदिर आदि को देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि भाई वो चकित पड़ जाते हैं, ये क्या है। वे न तो उनका वर्णन कर सकते हैं और न वैसा निर्माण ही कर सकते हैं। तो संपूर्ण भारत में ऐसे अनेक मंदिरों का निर्माण आदिकाल में ही हुआ है। आबू का जैन मंदिर, खजुराहो का कंदपेश्वर और पुरी, भुवनेश्वर, वेलोर, कांची आदि के मंदिर इसी काल की ही देन है। तो बहुत से जो स्थापत्य कला थी वहाँ उस समय चरम पर थी और उन मंदिरों को मुस्लिम जो आक्रमणकारी थे उन्होंने उनको नष्ट करने की पूरी तरह से कोशिश करी। मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव आदिकालीन हिंदू संस्कृति पर अनेक क्षेत्रों में पड़ने लगा था, क्योंकि वो ज़बरदस्ती उसको थोपने लगे थे। उत्सव, मेले, परिधान, आहार, मनोरंजन आदि अनेक बातों में मुस्लिम रंग चढ़ने लगा था। तो
दूसरी ओर हिंदू संगीत कला और वास्तुकला, आयुर्वेद और गणित का प्रभाव मुस्लिम संस्कृति पर पड़ने लगा। जो हमारे जब मुस्लिम रंग हम इधर चढ़ने लगा हमारे हिंदू संस्कृति के ऊपर, उसी प्रकार से जो हिंदू वास्तुकला और हिंदू संस्कृति थी उसका रंग भी उसके मुस्लिम संस्कृति पर पड़ने लगा। तो निष्कर्ष ये निकला कि इस दिशा में असंगत होना ना आदिकालीन भारतीय संस्कृति परंपरा से विच्छिन्न होकर मुस्लिम संस्कृति के गहरे प्रभाव को स्वीकार करती जा रही थी, कि जो मुस्लिम संस्कृति थी उसका प्रभाव हमारे यहाँ पूरी तरह से दिखाई दे रहा था हमारे समाज में। और उसका परिणाम ये था कि वो उसको मुस्लिम संस्कृति की जो थी उसके प्रभाव को स्वीकार जनता करती जा रही थी। इसी प्रकार से जब देखा कि भाई संस्कृति में साहित्यिक ये स्थापत्य कला जो थी वहाँ पर जो हिंदू संस्कृति थी वो बहुत ही उम्दा थी हमारे यहाँ की, और उस जो स्थापत्य कला थी उससे वो चकित थे मुस्लिम आक्रमणकारी। वो उनके पास ऐसी स्थापत्य कला नहीं थी, तो वो देख के इस बात से चकित रहते थे। और इसी प्रकार से ही उनका जो हमारे यहाँ की जो संस्कृति थी, हमारे रहन सहन थे, हमारे मनोरंजन और जो भी हमारा सांस्कृतिक जो वातावरण था वो सबके ऊपर मुस्लिम जो था रंग अपना प्रभाव देने लगा था, उस प्रभाव छोड़ने लगा था। और इसी प्रकार से मुस्लिम संस्कृति भी हमारे धीरे धीरे जमती जा रही थी। संगीत क्षेत्र की बात करें तो संगीत के क्षेत्र में दोनों ही संस्कृतियों ने परस्पर आदान प्रदान पर्याप्त मात्रा में किया। कि संगीत में जब गायन और वादन और नृत्य पर मुस्लिम प्रभाव पड़ रहा था, कि हमारे यहाँ जो गायन थे, वादन और उस पर जो था उसकी छाया पड़ने लगी थी मुस्लिम प्रभाव की। और अनेक वाद्य यंत्र, सारंगी, तबला, अलगोज़ा से हिंदू भी परिचित हो रहे थे वहाँ। मतलब यहाँ तो पूरा का पूरा मुस्लिम आदान प्रदान हुआ कि हमारे वाद्य तो वो उन्होंने उनको सीखा, उनसे परिचित हुए, और जो थे हिंदू थे वो मुस्लिम वाद्य यंत्रों से प्रभावित हुए और उन्होंने उससे परिचित हुए। तो इस प्रकार से आदिकालीन जो भारतीय संस्कृति थी निश्चित रूप से वो पतन की ओर थी, और उसके ऊपर मुस्लिम प्रभाव धीरे धीरे दिखाई दे रहा था। तो बच्चों, आपने देखा कि किस प्रकार से कोई भी किसी भी देश की संस्कृति किस तरह से किसी दूसरी संस्कृति से प्रभावित होती है, और उसका प्रभाव किस तरह से साहित्य पर पड़ता है, किस तरह से वो जो साहित्य है उन्हीं बातों के आधार पर रचा जाता है और उन्हीं को लेकर उसके विषय होते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि आदिकालीन साहित्य के में जो साहित्य था उसकी जो कौन सी परिस्थितियाँ थीं, कौन से परिवेश थे, राजनीतिक परिस्थिति, धार्मिक परिस्थिति, साहित्यिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति, सांस्कृतिक परिस्थिति, ये सब हमारे आदिकालीन साहित्य की परिस्थितियाँ थीं। और मुझे विश्वास है कि आपको ये आदिकालीन साहित्यिक परिस्थितियों को युगीन जो परिवेश है वो समझ में आया होगा, क्योंकि हमें किसी भी साहित्य को जानने के पहले उस समय की युगीन स्थितियों को जानना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि पूरा का पूरा उसमें उसकी छाप होती है समाज की। जैसा मैंने पहले कहा है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। तो इसी दृष्टि से को ध्यान में रखते हुए ये जो मैंने युगीन परिवेश के बारे में बताया, ये आपको शायद पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपकी कोई जिज्ञासा है, आपका कोई प्रश्न है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगी। अब तक के लिए बस इतना ही। शेष मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी। नमस्कार।